अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। सलामत रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीलॉग पहुँच सके। और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप राय का इज़हार करते हैं तो फिर हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दुआ मिस होगी, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे, बीमारों को शफ़ा दे खुदा की ज़ात और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। बेरोज़गार को रोज़गार दे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बड़ा दुःख और तकलीफ़ होता है किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए मैसेज करते हैं। खुदा की कसम सब कुछ बस में नहीं होता। मेरा दिल करता है कि जब कोई मुझे मैसेज करे, कोई दोस्त कॉल करे, मैं उसी टाइम उसके लिए वो करूँ जिसके लिए वो कर रहा है, बट सम टाइम हो भी जाता है और सम टाइम नहीं होता। और जब नहीं होता तो तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, बट कभी-कभी मेरे भी बस में वो सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी दोस्त का, किसी भाई का, सरकार किसी साथी का, वर्कर जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि हम सभी वर्कर हैं। जब ये कहा जाता है ना कि वर्कर, लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ, और हम भी सब वर्कर हैं। एक ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले हैं। कल दुआएँ हमारी आपके साथ है। दोस्तों, 5 अगस्त के प्रोटेस्ट का एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था, पता नहीं क्या क़यामत आने वाली है, पता नहीं जाएगा, पता नहीं केड़ी, समझ गए हो ना, की हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे प्रोटेस्ट हुआ, खान साहब लग रहा था जैसे निकलेंगे, बल्कि वो कहा करते थे कि 5 तारीख को इमरान खान साहब रहा हो जाएँगे और 12-14 तारीख को वो अपना ही एक झंडा बनाकर लहरा देंगे। लेकिन साइयों ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि एक बंदा भी बाहर नहीं निकल पाया, उल्टा अपना नुकसान बर कर बैठे हैं। और कई बंदे जो हैं, उनके नाअहली के सर्टिफ़िकेट जो है ना, वो उनको मसूल हो गए। इस बात पर करने से पहले ताज़ा सूरत-ए-हाल ये है कि रात को गंडापुर फिर एहतजाज को लीड करते हुए अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तहरीक-ए-इंसाफ की रैली के लिए हयाताबाद टूल प्लाज़ा से शुरू हुई, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। वज़ीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने किला बाला हिसार पर कारकुनों से खिताब करना था, लेकिन वो कारकुनों से खिताब किए बगैर ही निकल गए। वज़ीर आला के खिताब के बगैर चले जाने पर कारकुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कारकुनों ने खैबर रोड के लिए बंद कर दिया कि ये कैसा वज़ीर आला है, ये इस्लामाबाद में हमें छोड़कर भाग गया था और आज अपने घर में पेशावर में भी हमें छोड़कर भाग गया और खिताब नहीं किया। मुश्तल कारकुनों ने कहना था कि हम रैली के साथ आए हैं, यहाँ पर किला बाला हिसार पर खिताब करना था, लेकिन यहाँ से खिताब किए बगैर भागम भाग निकल गए। अंदाज़ा करें, गंडापुर हर बार धोखा देता है और यूथिये जो धोखा खाते हैं। इस जमात की जिसे कहते हैं ना कि बुनियाद ही धोखे पर है, बुनियाद फ्रॉड पर है, बुनियाद ही झूठ पर है। क्या होगा? यही कुछ होगा पुरकार है, और ये उम्र इमरान खान साहब करते आए, कुछ इमरान खान साहब जो है वो करते रहेंगे। मैं और इसके अलावा वो क्या करें? यही करते रहें, और अब ज़ाहिर है वो भी करेंगे। और एक था एक गंडा, ये जो थोड़े थे ना कार, उनका जो एहतजाज है जायज़ है, लेकिन 50, 60, 70 लोगों से या 100 लोगों से गंडापुर क्या खिताब करे? मतलब वहाँ पर अगर 1 लाख लोग होते, 5,000 होते, कोई 10,000 होते, कोई 15,000 होते, तो कम से कम कोई गंडापुर भी खिताब करता। लेकिन अब गंडापुर क्या खिताब करेगा और किन से खिताब करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिस भाग गए। पहले ही खबर दे दी थी कि पीटीआई जो है ना, उनको वो बचपन में याद है आप लोगों को, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ याद होना है, एक दौरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਟਨੀ बनाई गई सी। ये कुट कटैया करके ना यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कर दिया। मक्कू ठपदी है, नहलियां बड़े पैमानों पर होंगी और वो नहलियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज, एमएन उमर यूब, 9 अरकान को ने पार्लियामेंट को नाअहल कर दिया। मतलब इन सीटें खाली हो गई हैं। ने 9 अरकान असेंबली और सेनेटर्स को करार दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने 9 में सजाएं होने वाले कारकुनान हैं उनको कर दिया। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल है। नाअहल होने वालों में राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल साहिबा शामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन अरकान असम्बली में अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दिए गए हैं।
الیکشن کمیشن نے نااہل ہونے والے ارکان کی پارلیمنٹ کی نشستیں جو ہیں وہ خالی قرار دی ہیں، اور اب آگے کیا ہوگا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آگے پی ٹی آئی کے ارکان کو مزید نہل ہوں گے، کوئی 30 سے 35 اور 40 نہلیاں ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی ایمانداری سے بتاؤں گا، میں گڑبڑ ہوئی ہے درمیان میں، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ایک کال ایسی آ رہی تھی جو جن کو میں کال کر رہا تھا تو وہ نہیں لے رہے تھے، تو میں نے کہا یار ابھی میں اس کو پاؤز کر کے تو کال لے لوں، تو اس کے بعد پھر اگلا بھی لوگ کریں گے۔ تو خیر آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ 35 سے 40 ہیں جو میں نے نام لکھے ہوئے ہیں نا لال پین سے، جب یہ سارے فیصلے ہو جانے ہیں نا تو یہ 35 سے 40 نہل ہونے ہیں، اور یہ ضروری ہیں، اور اگر یہ عدالتیں نہیں کرتی تو یہ اپنے ساتھ بڑا ظلم کریں گی۔ یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کبھی بھی دوبارہ 9 مئی اور 26 نومبر افورڈ نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی طرح پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ میں آپ کو یہ شیخ وقاص صاحب والی جو ہے نا وہ دوپہر والے جو ہمارا وی لوگ تھا اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ 40 دن سے مسلسل وہ غیر حاضر ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ 40 دن آپ زیادہ غیر حاضر رہتے ہیں، بتائے بغیر بغیر ریزن کیے، مطلب بیمار ہیں، بیرون ملک ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، تو آپ اسپیکر جس کی وجہ سے بھی، مطلب مثال دی گئی شاید اسحاق ڈار صاحب کی، تو اسحاق ڈار صاحب کیوں غیر حاضر تھے؟ اسحاق ڈار صاحب لندن میں علاج کروا رہے، اور وہ لندن کے سفارت خانے میں اپنے رپورٹس اور ساری چیزیں دے رہے تھے، تو وہاں سے وہ چیزیں اسپیکر کو پہنچ رہی تھی، تو وہ ایز اے سینیٹر 4 سال یا 5 سال حاضر نہیں ہوئے، اسمبلی میں نہیں آئے اور سینیٹر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اس سسٹم کے ذریعے جو ایک، میں اب ڈار صاحب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میں انٹرویو کرتا ہوں، ان پہ جو الزام تھا نا کہ انہوں نے اپنی ریٹرن نہیں جمع کرائی، پوری دنیا کی ڈار صاحب کی جو فرم ہے وہ ریٹرن جمع کراتی تھی اور ڈار صاحب نے خود نہیں کرائی، یہ کتنا بڑا ایک جوک ہے۔ تو اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب نہیں آئے 5 سال تو نااہل نہیں ہوئے، اور یہ 40 سال دیکھیں، آپ آپ کو لا فالو کرنا پڑے گا، آپ نہیں آ رہے اٹس اوکے، آپ چھپے ہوئے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے مطلب کوئی لیگل وے ہی استعمال نہیں کیا، آپ نے بتایا ہی نہیں آپ کہاں ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا، یہ بھی نہیں مطلب کہ کسی قسم کی کوئی بنائی کہ آپ کر رہے ہیں کہاں پہ، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آئے، کوئی درخواست دی ہے، کوئی رپورٹ پیش کی ہے، کوئی بیمار ہیں یا کسی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں اگر ہوں گے تو میرے خیال میں پھر جو اور یہاں پہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید پہلی دفعہ ہونا جا رہا ہے، تو یہاں پر اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں سردار ایاز صادق، انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلی اسمبلی میں ایک نام ہے، وہ جو ہیں وہ بالکل ہو چکے ہیں، نااہل سے مراد ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، محمد میاں سومرو ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں۔ تو شیخ صاحب کو اڑانے کے لیے نشین افتخار صاحبہ نے یہ جو ہے وہ رکنیت ختم کرنے کے لیے کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے شیخ وقاص اکبر رکنیت ختم کرنے کی تحریک پر رولز کے مطابق کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو یہ جو 40 ہے نا، 35 سے 40 میں، ان میں ایک یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی جھٹکا لگ جائے۔ ایف آئی اے نے بحریہ ٹاؤن کی مالیاتی ریکارڈ اور ادائیگیوں سے متعلق فائلز کی برآمدگی کے لیے کاروائی کرتے ہوئے چھاپا مارا، جس کے دوران بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے منسلک چھپائی گئی اہم دستاویزات ایک نجی فلاحی ہسپتال کی عمارت سے برآمد کر لی گئی۔ چھاپے کے دوران نیب کی ٹیم نے چھپائے گئے کمپیوٹر سروس ڈیجیٹل شواہد ڈیٹا بھی تحویل میں لے لیا ہے، اور تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ تمام ریکارڈ ایک گیسٹ روم میں چھپایا گیا تھا، جبکہ اس کی ریکارڈ کی منتقلی کے لیے ہسپتال کی نجی ایمبولینس کا استعمال کی جاتی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے مبینہ طور پر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نجی ہسپتال کی فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا، اہم ریکارڈ کو نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے ہسپتال کو پناہ گاہ بنایا۔ ایف آئی نے ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کے دفتر سے بھی کارروائی کے دوران اہم ریکارڈ میں لے لیا، جس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، مختلف منصوبوں سے متعلق فائلیں اور دیگر ریکارڈ بھی شامل ہے۔ دیکھیں، اب ملک ریاض کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اب جو ہو رہا ہے وہ ہونا ہے، میرے نہ کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا، میں اس لیے ضروری ہے، اس لیے ہے کہ عمران خان کے ساتھ لگا، اس کے ساتھ یہی ہونا ہے جو ملک ریاض کے ساتھ ہونا، چنگا بھلا اگلا سٹاف بنتا پیا سی، اور جب عمران خان کے ساتھ بیٹھک شروع کی گئی، اب وہ آج کل تگڑا ترین جنرل جڑا ہے وہ بھگت رہا ہے، اج کل اندر او دے خلاف بھی اج کل فیصلہ
आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान कितना बड़ा मनहूस इंसान है। और क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया से जो है वो अ, चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, तो मलक रियाज़ एक बड़ा इन्वेस्टमेंटर है। बहुत सारे लोगों ने उस पे ट्रस्ट किया और जब इतनी बड़ी एम्पायर ख़त्म होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई ना कुछ चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अगर कर भी दें माफ़, तो मेरे ख़्याल में शायद उसमें अब देखें वो अगर अपने सारे जो ऑपरेशन है वो बंद कर रहे हैं। मेरे अभी दोस्त हैं, उन्होंने कोई प्लॉट लिया है, तो वो बता रहे थे कि अभी हमें उसका वो लेटर मिलना था आज या कल। तो जब सारे दफ्तर ही बंद हो गए हैं, तो जो अभी हम लोग 1.5 करोड़ का प्लॉट लेके हैं, उसका क्या होगा? एक 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 जब बंद होंगे, तो वो क्या बंद होंगे हमें नहीं ना पता अभी। मलक रियाज़ के सारे दफ्तर बंद हो जाएँगे, तो फिर बहरिया का क्या बनेगा? बहरिया को कोई और होल्ड ऑन कर लेगा, बहरिया को कोई नई इंतज़ामिया आ जाएगी, बहरिया कोई और खरीद लेगा, क्या होगा? और फिर उसमें लाखों तो नहीं लेकिन हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, वो मलक रियाज़ से वाबस्ता है। और अगर मलक रियाज़ ख़त्म होता है, तो फिर वो क्या बढ़ागा? बहुत सारे लोग दस्तरख़ान से खाना खाते हैं, उनका क्या बनेगा? हाल है, तो अगर ये ना होता तो बेहतर था। मलक रियाज़ साहब जो हैं उन्होंने मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। एक आज एक तकरीब में मैंने शिरकत की जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान एम्बेसी दी हेग हॉलैंड में सजाई गई। बड़ी खूबसूरत छोटी-सी एक तकरीब थी जिसमें वैसे तो तकरीब जो कश्मीर के लिए होती है वो कश्मीरियों की हमायत में होती है ऑलवेज़ और हिंदुस्तान के ज़ुल्म-ओ-सितम पर होती है। लेकिन इस तकरीब की बड़ी खूबसूरत बात थी जो हमारे एम्बेसडर हैं सफ़ीर हैं सैयद हैदर शाह साहब, उनकी तकरीर। एम्बेसडर की तकरीर जो है तकरीबन एक ही तरह की होती है। लेकिन ये तकरीर क्यों ख़ास थी? क्योंकि जब ये हैपन हुई तो उस वक़्त हैदर शाह साहब जो हैं वो इंडिया में थे। तो उनका इंडिया में जो कश्मीरी लोग थे, डायरेक्ट राब्ता था। उन्होंने किस्से वो जो उन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम की कहानियाँ सुनाई ना अपनी तकरीर में, तो वो तकरीर कम थी और आप बीती ज़्यादा थी। आप दीदा हुए 1-2 दफ़ा मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि यार सफ़ीर साहब की तस्वीर नहीं उतारी जा रही क्योंकि वो इतने ज़्यादा मैंने कहा वो इमोशनल हैं, जज़्बाती हैं, तो ऐसे में वो आपको एक रवायती सी तकरीर होती, तो आप जितनी मर्ज़ी तस्वीरें उतराते वो अब जज़्बाती हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये हाल हुआ था उसके बाद कि लोगों को कश्मीरी जो उनका आईडी कार्ड था, होटल के कमरे नहीं दिए जाते थे। उनकी बगैर वजह के तलाशी ली जाती थी। एम्बेसी में हम कोई फंक्शन करते थे, किसी कश्मीरी को बुलाते थे, तो उसके घर पे पहुँच जाती थी इंडियन एजेंसियाँ कि तुम लोग क्यों गए हो? क्यों जाना चाहते हो? क्या तल्लक है पाकिस्तान के साथ और क्या चीज़ें हैं? इस तरह की बहुत सारी ज़ुल्म-ओ-सितम दिखाए। हज़ारों की तादाद में नौजवान शहीद किए गए। 80-86 हज़ार औरतें जो हैं वो उनके सरों के जो साए हैं, जो हस्बैंड हैं, वो कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं। लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो माज़ूर हुए हैं कश्मीर में। कश्मीर का जब भी फैसला होना है सफ़ीर साहब बताएँ उनकी बड़ी खूबसूरत बात, वो वोटों से अगर होना है क्योंकि इक़वाम मुत्तहदा में ये कहा गया करारदाद है कि कश्मीरियों को फैसला करने दें। तो हिंदुस्तान जो है पूरे हिंदुस्तान से हिंदू ला-ला के वहाँ पे आबाद कर रहा है। और कश्मीरी को कश्मीरी साबित करने के लिए अपने दादा का आईडी कार्ड लाके दिखाना पड़ता है कि वो यहीं का रहने वाला था, फिर कश्मीरी माना जाता है और उस 6 महीने और साल भी लग सकता है। कोई भी ऐसा हिंदू पूरे हिंदुस्तान से ये लाके साबित करे कि उसने 2 दिन भी कश्मीर में काम किया है, तो उसको उसी वक़्त डोमिसाइल मिल जाता था। और उसके अलावा और बड़े ज़ुल्म-ओ-सितम की कहानियाँ थी। बता रहे थे कि मैं वहाँ पर डिप्टी हेड ऑफ मिशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे लगता है कि यही ओहदा उन्होंने बोला था कि मैं डिप्टी हेड ऑफ मिशन था। तो मेरे पास एक खातून आई तो उनको बताया गया मेरे बारे में कश्मीर मैं ये पाकिस्तान से डिप्टी मेरा हाथ पक और वो माँ जी ने मेरा हाथ चूमा, इससे पहले कि मैं हाथ चूम चुकी थी, तो कह रही मुझे इस अज़ाज़ से महरूम कि मैं उस पाक धरती पाकिस्तान के एक अफ़सर का हाथ महरूम रह जाऊँ। तो मुझे बड़ी दुआएँ दी, बड़ा प्यार दिया सफ़ीर साहब बताते हैं और कहा कि आप उस धरती से आए हैं, जिस धरती पे जाने के लिए हमारी आँखें जो हैं वो तरस रही हैं। कब हम उसका हिस्सा बनेंगे और कब हम पाकिस्तान जा सकेंगे? मीरियों का प्यार पाकिस्तान के लिए है। तो बड़ी तकरीब थी कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया होता। मेरे मेरे ज़हन में ऐसी बात नहीं थी कोई तकरीर वहाँ पे होगी। मुझे था कि कश्मीर पे जो एक तकरीब होती है वैसी तकरीब होगी लेकिन इट वाज़ अमेज़िंग मेरी विश है कि मैं कभी सैयद हैदर शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि कश्मीर के मामले पर या फिर अगली दफ़ा जब ऐसा कोई वाक़या आएगा तो उससे पहले उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक दोस्तों का एक बड़ा इतराज़ होता ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਟੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੂਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੇ के लिए रिकॉर्ड ਦਾ लगा होया सी तो आज
ایک میرے پاس جو آفس میں لگا ہوا ہے، اب آفس میں بہت کم ولاگ کرتا ہوں لیکن گھر والے دفتر سے میں کرتا ہوں، تو آج میں نے یہ منگوایا ہے۔ اب آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہے کہ آواز کیسی ہے، اور اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی تک 14 دن کا ٹائم ہے، یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ کوئی دوسرا بھی منگوا سکتے ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان سلامت رہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ جو نعرہ ہے ضرور لکھیں، اور مجھے ساؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ آواز کیسی ہے، یہ بہت ضروری ہے میرے لیے آج۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔